गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे हमारे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स में होते हैं हमारी आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं हमारी दो एटम के बीच में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से बन करता है इलेक्ट्रॉन, उस पर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। एक एटम का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो एक्वायर कर लेता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से, वो फॉर्म करता है हमारा कैटायन। और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और एक्वायर कर लेता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वो फॉर्म करता है हमारा एनाइन। जो आयनिक और जो बॉन्ड होती है उसमें जो आयंस के बीच में होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा बनाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और जो कैटायन और एनायन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इन दोनों को होल्ड करके रखता है, और उसको हम बोलते हैं हमारी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनती कैसे हैं? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। इसमें क्या होता है, Na के पास होता है एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और Cl के पास होते हैं वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और एक्वायर कर लेता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और एक्वायर कर लेता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, जहाँ पे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। जो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा कोई एटम, ये उसकी होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और फॉर्म कर लेता है Mg2+ कैटायन, एंड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फॉर्म कर लेता है O2 नेगेटिव, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम का क्या है हमारा 2+ चार्ज, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2। ऑक्सीजन का पे है आपका 2 नेगेटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2-। CaCl2 में क्या होता है कि आपका कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और हमारे क्लोरीन एटम होते हैं जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, जहाँ पे Ca2। देखेंगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हमारे आयनिक सॉलिड की। पहला होता है हमारे क्रिस्टलाइन नेचर। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो होते हैं आयनिक होते हैं नेचर में, और कैटायन को सराउंड करते हैं एनायंस, और एनायन को सराउंड करते हैं हमारे कैटायंस। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो फॉर्म करता है, मतलब कैटायन और एनायन का जो नेक्सस होता है वो बना लेता है हमारा क्रिस्टलाइन नेचर। फिर हम बात करते हैं हमारे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि आपको सॉलिड को मेल्ट करने के लिए काफ़ी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी काफ़ी हाई। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई रहता है। वेरिएशन अगर हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हमने कैटायन सेम रखा है सोडियम, हमने एनायन चेंज कर दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उस केस में क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम रहेगा सोडियम क्लोराइड का, उससे कम होगा हमारा सोडियम ब्रोमाइड का, और उससे भी कम रहेगा हमारा सोडियम आयोडाइड का। क्योंकि आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डिपेंड कर रहा है किस पे, चार्ज ऑन द आयन। जितना ज़्यादा चार्ज होगा हमारे आयन से, उतना ही ज़्यादा रहेगा उनके बीच में होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उतना ही ज़्यादा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद होते हैं आयनिक रेडियाई। जितना आपका रेडियाई कम होगा उतने आपके आयंस छोटे होंगे, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें बेरिलियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा हमारे सोडियम क्लोराइड से। जैसे कि हमारे आयंस होते हैं आयनिक रेडियाई, वो सिमिलर होते हैं चार्ज में, लेकिन हमारे सोडियम और क्लोराइड पे +1 एंड -1 चार्ज है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जितना अगर आपका आयनिक रेडियाई सेम है, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं हार्डनेस की। जब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिटली चार्ज आयंस में, उनमें क्या होता है कि उसकी वजह से आयनिक सॉलिड हो जाते हैं हमारे हार्ड एंड रिजिड, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा, जितना कम उस पर हमारा आयनिक रेडियाई होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी हार्डनेस होगी।
ठीक है। उसके बाद फिर आता है इनका ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर क्या होता है कि आयनिक सॉलिड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल पीसेस में स्ट्रेस अप्लाई करके, क्योंकि वो क्या होते हैं हमारे ब्रिटल होते हैं। जैसे कि हमने फोर्स अप्लाई किया, हमारा जो कैटायन है वो सराउंडेड बाय एनायंस है, और जो हमारे एनायंस हैं वे सराउंड कर रहे हैं कैटायन से। तो हम जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा कैटायन और एनायन अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के पास में थे, अब वो कैटायन के ऊपर कैटायन आ गया, एनायन के नीचे एनायन आ गया, तो इस बीच में क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाएगा, और रिपल्शन की वजह से ये इनका आता है हमारा ब्रिटल नेचर। फिर हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में और दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिस्टल को हम डालते हैं हमारे वाटर में फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा कैटायन होता है वो उसको सराउंड कर लेता है हमारा नेगेटिव पोल ऑफ हमारे डायपोल का, और जो हमारा एनायन होता है उनको सराउंड कर लेता है पॉजिटिव पोल ऑफ डायपोल। इसमें क्या होता है जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज़्यादा सॉल्वेंट के बीच में वो रिलीज़ करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन होगी, आप एनर्जी ज़्यादा होगी हमारी लैटिस एनर्जी से, उतना इजीली आपका क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाएगा और वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, क्योंकि कैटायन और एनायन की फिक्स पोजीशन होती है हमारे लैटिस में, लेकिन जो इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर देते हैं, यानी कि मोल्टन स्टेट में क्या होगा, तो हमारा जो आयनिक सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, वो इजीली मूव कर सकते हैं और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आयनिक सॉलिड को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है कि वाटर में डिज़ोल्व करने से भी वो इजीली हमारा क्या होगा कि मतलब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे इजीली और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं हम आयनिक रिएक्शंस की। जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो अंडरगो करते हैं स्पेशल रिएक्शन, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि और जो जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती हैं, यानी कि विद इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाती हैं। फिर हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, यानी कि जो सारे कैटायन होते हैं वो सराउंड होते हैं अपोजिटली चार्ज आयन से, और उनको हेल्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जो ये फोर्स होता है ये इसका डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, वो आपका चारों तरफ यानी कि हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे आयनिक बॉन्ड होती हैं उसका नेचर क्या हो जाता है हमारा नॉन डायरेक्शनल।